दोस्तों आज की वीडियो देखना बनती है आपकी। अगर आप एक फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो नॉलेज गेन करना है जो आपको साइड पे भी काम आएगा और इंटरव्यू में मोस्ट आपको काम आने वाले हैं ये। तो आज उसी पे वीडियो होने वाली है। 15 से 20 मिनट आपके लूँगा, लेकिन आपको इतने बेसिक टॉपिक बता के जाऊँगा कि साइट पे अगर जब आप जाओगे ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे पहुंचता है। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिर सबसे पहले हमारा चेक रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट टॉलरेंसेस। मतलब रीइंफोर्समेंट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका कोई आपके ऊपर क्लाइंट है तो आपसे बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई, क्योंकि स्पेसिंग में आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि इतना टॉलरेंस है स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आप उनको बोल सकते हो कि नहीं इसमें इतना टॉलरेंस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले बार स्पेसिंग में। तो बार स्पेसिंग अगर मतलब बीम है उसमें आपके बार्स हैं तो इनके बीच प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ये तो आप सबको पता है। तो उनमें अगर बाय चांस 10-15 mm मतलब टॉलरेंस कितनी रहती है, प्लस माइनस 15 mm, या तो 15 mm मतलब मैक्सिमम है 15 mm, ठीक है। या तो 15 mm ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, या 15 mm कम हो जाए। ऐसे तो आपको होना चाहिए कि प्रॉपर हो, लेकिन अगर 15 mm आगे पीछे हो जाए चलता है, ठीक है। दूसरा आ गया आपका कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक अगर आप यूज मतलब जैसे बीम में आपका 50 mm होता है, कई बार स्लैब में आपका 30 mm है, फाउंडेशन में आपका 75 mm है। तो अगर बाय चांस बीम में आपका 60 कवर हो जाए तो चलेगा, जहाँ प्लस माइनस है इसमें भी, ठीक है। अगर माइनस हो जाए 40 अगर 50 है तो 40 हो जाए वो भी चलता है, मतलब 10 mm टॉलरेंस उसमें होती है। और टाइज और स्टीरअप्स में मतलब ओके जो टाइज होगी या हुक या स्टीरअप होगी उसमें कितनी टॉलरेंस चलती है आपकी, प्लस माइनस 15 mm। मतलब इसमें भी 15 mm बड़ी हो जाए या कम हो जाए वो चलता है। ये चीज नोटिस करनी है आपको। दूसरी आगे की कई जगह अभी 2 कंस्ट्रक्शन है आपकी, मतलब टैंक है या कुछ भी वॉल है, तो उनके बीच में राफ्ट आपकी ग्रेड स्लैब है। उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट दिया रहता है कई बार। तो एक्सपेंशन जॉइंट को मतलब जो उसका जॉइंट होगा आगे जो फेस होगा उस पर कैप प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर कैप नहीं होगे तो वो मतलब उसमें कंक्रीट लग जाए या रस्ट पकड़ लेगा या दिक्कत हो सकती है बाद में। तीसरी चीज आपको जो देखनी है वो क्या है, चेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ऑल कंक्रीट अवर ब्लॉक स्पेसर चेयर्स एक्सेट्रा। मतलब जो आपके कवर ब्लॉक हैं वो प्रॉपर लगेंगे। अगर स्लैब आपकी नीचे प्रॉपर 30 mm का कवर ब्लॉक लगाया है, जहाँ जितने का आएगा वो लगे हुए हैं, प्रॉपर स्पेसिंग पे लगे हैं 1 मीटर पे, जहाँ जितने भी जो स्पेसर रहेगा। अगर वॉल है आपकी वर्टिकल वॉल है, बीच में स्पेसर डाला हुआ है अच्छे प्रॉपर से, जो आपकी अगर 150 की वो है वॉल तो बीच में प्रॉपर स्पेसर है। या चेयर आगे अगर आपकी स्लैब है या जो भी है तो उसमें जो चेयर है वो प्रॉपर डाली हुई है, ये आपको चेक कर लेना है। और मेन चीज चेयर में क्या देखनी होती है, उनकी जो बीच की स्पेसिंग रहती है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो डाया यूज करोगे उसमें चेयर के लिए, तो जो हायर डाया उस चीज में उस वॉल में या स्लैब में यूज हो रहा है उसकी चेयर आपको यूज करनी है। ये हो गया। और 12 mm से छोटी चेयर हम कभी यूज नहीं करते हैं किसी के लिए भी। तीसरा आ गया चेक फॉर्म वर्क प्लेसमेंट अलाइनमेंट एंड सपोर्ट्स। मतलब जो आपकी बीम है अगर उसके जो फॉर्म वर्क हुआ है, शटरिंग हुई है, तो वो चेक कर लिए बराबर है, उसमें सपोर्ट बराबर 45 डिग्री पे दी है कि क्या है, या जो बॉटम से प्रॉप्स लगाए हैं वो प्रॉपर हैं। ये चीजें आपको कंक्रीटिंग से पहले देख लेनी चाहिए। अगला आ गया आपके चेक रिलीज एजेंट टू फॉर्म वर्क। मतलब जो ऑयल शटरिंग ऑयल रहता है, मतलब अगर ये प्लेट है आपकी 900 बाई 600 की, इस पे प्रॉपर ऑयलिंग की है शटरिंग मतलब फॉर्म वर्क करने से पहले, वो देख लेना है। अगला है चेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पॉलीथीन शीट विद मिनिमम 150 mm ओवरलैप। मतलब क्या होता है कि एक बार क्या दिया होता है स्लैब में, जहाँ आपकी ग्रेड स्लैब में बॉटम में पॉलीथीन शीट दी होती है कंक्रीटिंग के नीचे, तो वो चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। मतलब उसमें जो ओवरलैप होना चाहिए मिनिमम कितना आना चाहिए, 150 का ओवरलैप होना ही। फिर अगला है अपना चेक फॉर्म आर क्लीन एंड फ्री ऑल टाई वायर्स, नेल्स, चिप्स ऑफ टिम्बर, डेब्रिस एक्स्ट्रा। मतलब जो आपका फॉर्म वर्क हुआ है जहाँ कंक्रीटिंग होनी है उस एरिया को एक बार देख लेना है। पहली तो चीज वहां पे क्या नहीं होनी चाहिए,
टाई वायर्स, मतलब जो अपनी वाइंडिंग वायर रहती है हमारी, वो नहीं उस एरिया में पड़ी होनी चाहिए। कंक्रीटिंग में अगर वाइंडिंग वायर आ गई जहाँ बाहर रहेगी तो वो रस्ट पकड़ लेगी और वहाँ से वॉइड्स बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी मतलब नेल्स कील नहीं होने चाहिए वहाँ पे। चिप्स ऑफ टिम्बर, मतलब वहाँ शटरिंग हो रही है, वहाँ ही काट रहे हैं, राफ्टर काट रहे हैं या जो भी, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स वहाँ नहीं पड़े होने चाहिए। ये सफाई क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर उधर। अगला आ गया हमारा चेक कंक्रीट बैच ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट करेक्ट क्वांटिटी मिक्सड इन टेम्परेचर एक्स्ट्रा। मतलब कंक्रीटिंग अभी क्या है, सब हो गया, जब सफाई वफाई हो जाती है तो उसके बाद जो कंक्रीट आपका बैच आएगा, मतलब बैच नंबर, क्योंकि कई बार क्या होता है बाहर से RMC जहाँ रेडी मिक्स कंक्रीट आ रहा है तो उसका बैच नंबर चेक कर लेना है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिक्स डिज़ाइन कौन सा, अगर M30 पड़ रहा है तो M30 होना चाहिए, ठीक है। और जो टेम्परेचर है उसका, मतलब उसका टेम्परेचर ले लेना है, स्लम्प ले लेना है, ये चीज़ें आपको पहले उसमें चेक कर लेनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट प्लेसमेंट एंड फिनिशिंग चेक। मतलब जब एक बार कंक्रीट चालू स्टार्ट हो गया तो जो मतलब कंक्रीटिंग हो जाएगी उसकी सही प्लेसमेंट, मतलब उधर जितना आता है 200 mm थिकनेस आ रही है, 200 आ रही है, उसकी फिनिशिंग चेक कर लेनी है, ठीक है। अगला हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट कोटेड विद बॉन्डिंग एजेंट। जो हमारी कंस्ट्रक्शन जॉइंट रहते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है, तो उसमें जो बॉन्डिंग एजेंट आपको डालना है, क्योंकि उसमें की दी रहती है हमें। अगर पहले की कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर ये बीम है या कॉलम है, तो हमने की बनाई होगी, तो यहाँ पे प्रॉपर से बॉन्डिंग एजेंट डालना है। हम जो साइड पे यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, न्यूटो बॉन्ड, तो ये प्रॉपर डालना है। उसके बाद प्लेसमेंट करनी है कंक्रीट की, ठीक है। अगला है कंक्रीट लेयर थिकनेस प्रॉपरली रेगुलेटेड 150 mm फर्स्ट लेयर, 400 mm मैक्सिमम लेयर। जो आपकी अगर वॉल है, इसकी भराई है 800 mm, तो जो फर्स्ट लेयर डालोगे ना वो 150 mm की लेयर होनी चाहिए। एक बार लेयर डाल दी, दूसरी लेयर हम आपकी मतलब लेयर वाइज आपको कंक्रीटिंग करनी है। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें क्या है, फ्री फॉल ड्रॉप लेस देन 1.5 मीटर, मतलब जो आपका मिक्स डिजाइन उसमें होगा तो 1 मीटर से ऊपर से आपको माल नहीं फेंकना है, मतलब ऐसे, क्योंकि सेग्रीगेशन होने के मतलब आपके एग्रीगेट अलग हो जाएंगे और आपका स्लरी अलग हो जाएगा, तो आपको 1.5 मीटर से ऊपर नहीं फेंकना है। शूज यूज कर लो या बकेट से आप इजिली उसको प्लेस कर सकते हो। और पंप मिक्स में 2.4 मीटर से ऊपर से नहीं फेंकना है। अगर जैसे आपकी हाउस पाइप रहती है, मतलब ये आपकी कंक्रीटिंग हो रही है, यहाँ इसका मिनिमम डिस्टेंस मतलब 2.4 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मतलब नीचे रहनी चाहिए पाइप कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया। अभी आगे चेक कंक्रीट कंसिस्टेंसी स्लम्प एंड वर्केबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब उसके जब कंक्रीट आपका बैचिंग प्लांट से निकलता है उधर पहुंचता है, उसका स्लम्प चेक कर लो, उसकी वर्केबिलिटी चेक कर लो, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेक कर लो, ये चीज़ें आपको पहले करनी होती हैं। अगला है चेक एंड वेरीफाई करेक्ट पोरिंग सीक्वेंस टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड चेन। मतलब आप अगर कंक्रीटिंग कर रहे हो तो मतलब एक मतलब प्रॉपर वे से, सीक्वेंस वे से चलना होगा आपको। मतलब अगर ये ऐसे आपका ये है, इधर भी है, इधर भी प्लेटफॉर्म इधर है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे करने की कोल्ड जॉइंट ना बने। मतलब यहाँ से यहाँ कंक्रीटिंग कर लिया आपने, फिर मतलब आप यहाँ चले गए, ये पड़ा रहा थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ चले गए, तो बीच में जब डालोगे यहाँ हमारे कोल्ड जॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है लेवलिंग कंप्लीट विद रिक्वायर्ड फिनिश सरफेस, मतलब जो आपका अगर ये स्लैब है तो जितना आपको लेवल चाहिए, इन्वर्टेड लेवल 29-30-300 है आपका, अगर आपका तो प्रॉपर डमी लेवल से यहाँ जैसे भी आप इसको प्रॉपर चेक कर लो कि आपका ये लेवल बराबर मिल रहा है नहीं। जब एक बार कंक्रीटिंग हो जाएगी आपकी, उसके 10 घंटे बाद, मतलब अपना सेटिंग टाइम कितना रहता है 10 आवर 600 मिनट, तो उसके बाद क्या करना है, अगर बाई चांस मतलब रेनी सीजन है तो पॉलीथीन कर दो। अगर यहाँ वेरी हॉट वेदर है, मतलब 50 डिग्री या 40 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर, तो शीट, पॉलीथीन शीट आप डाल सकते हो। और फिर उसके बाद है कवरिंग विद वेट हैजन, मतलब क्यूरिंग टाइम आ जाता है 10 घंटे के बाद, तो उसको जहाँ तो वेट हैजन से मतलब बोरी से ढक दो, पानी मार दो, जहाँ पॉन्डिंग कर लो, जहाँ जो भी ड्रिप जो आपकी ड्रिप क्यूरिंग रहती है उससे कर लो। तो अगला रहता है चेक वेडिंग क्यूरिंग फॉर 7 डेज, मतलब ये चीज़ें आपको कंक्रीटिंग होने के बाद देखनी है, तो 7 दिन तक आपको चेक करने की क्यूरिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। ये साइट इंजीनियर की ड्यूटी रहती है, मतलब साइट्स पे, ठीक है। टॉर है एक, कोई भी ले लो, मतलब 10 mm का है, ठीक है। तो जो इसके लिए जो मतलब बेंडिंग मशीन पे इसके मैंड्रिल
कितना डाई का आपको मतलब कौन सा मैटेरियल यूज करना है 8D के हिसाब से। मतलब अगर 10 है हमारा 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो उसको बेंड करने के लिए आपको कितना मैटेरियल यूज करना है। मैटेरियल हो गया मतलब जो हमारी बेंडिंग मशीन रहती है उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे रहता है ये एक बेंडिंग के लिए। तो 10 mm के लिए कितना करना है 80 mm का आपको मैटेरियल यूज करना है। ये क्वेश्चन ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी। और जो आपका एल रहेगा डेवलपमेंट लेंथ वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 16D, मतलब 16 इंटू 10 160 आपका मिनिमम है, ठीक है। और बाकी लेते कैसे, अगर फुटिंग की हाइट है हमारी 300 और 10 का हम स्टील यूज कर रहे हैं तो इसका लैप लेंथ कितनी होती है, मतलब इसकी डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे 40D होती है, ठीक है। 40D या 50D लेते हैं तो 40D ले रहा हूं मैं, ठीक है। 40 इंटू 10 हो गया 400, तो मतलब 300 इसकी हाइट है। तो ये आ गया हमारा 300, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे, 50 50 200 ये आ गया और 200 ये आ गया। तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ ऐसे निकलेगी। और अगर वो नहीं दिया हुआ है लैप लेंथ के हिसाब से तो आपको क्या करना है 16D मिनिमम ले लेना, मैक्सिमम कर देना। 160 आया तो हमारा 200 ले लेना, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरी है हमारी जो हमारा रूफ कंप्लीट हो जाता है, मतलब पेडिस्टल हम घर के ऊपर निकालते हैं एक्सटेंशन के लिए, बाय चांस अगर नेक्स्ट स्टोरी आपको बढ़ानी है या जो भी है तो उसमें क्या ऊपर हम कॉलम मतलब छोटे छोटे छोड़ देते हैं, या नहीं तो सरिया ही निकाल दिया होता है स्लैब में से। बाकी सरिया निकालना वो मतलब खराब है क्योंकि यहाँ से लीकेज हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट रहेगी विंड से या जैसे भी कोई भी इसको हिलाएगा तो यहाँ क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, पानी नीचे जाएगा। तो ये था। तो इसमें क्या करना है, जो आपने स्लैब के ऊपर स्टील निकालना है मिनिमम कितना निकालना है वो 50D आपका होना चाहिए लैप लेंथ जितना, ठीक है। 50D ये याद रखना। अगर अगला है हमारा जो हमारा लैप लेंथ रहती है, जैसे मैंने ऊपर बात की अभी, तो लैप लेंथ जो हमारी कितनी रहती है, कंप्रेशन जोन है अगर, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर है मतलब जैसे कॉलम हो गया हमारा कंप्रेशन मेंबर, तो उसमें कितना आपको कितना देना है 50D आपको उसमें देनी ही देनी है लैप लेंथ। जो मतलब बार में आप अगर वहां कपलर या कोई वेल्ड नहीं कर रहे हो तो आपको कितनी देनी है 50D उसकी देनी है। 50D मतलब डाया आपका 50 इंटू डाया 10 का डाया अगर यूज कर रहे हो तो 500 आपको लैप देना ही देना, ठीक है। और टेंशन मेंबर हो गया जिसमें मतलब अगर बीम ले लो जो उसका टेंशन नीचे में आपको कितना लैप प्रोवाइड करना है 40D। तो ये था हमारा कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा जो हमारी डेवलपमेंट रहती है, ये आ गया हमारा कॉलम, ठीक है। ये कॉलम है हमारा और ये आ गया बीम। तो इसमें जो हम देखा होगा आपने कि ये डालते हैं मतलब स्टील डालते हैं, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं उसकी, क्यों एंकरेज के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो ये कितनी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बीम के फेस से नीचे तक कितनी होनी चाहिए एल डी कितना था हमारा 50D या 40D। तो 50D लेना है आपने। 50D 50 इंटू 10 का डाया यूज कर रहा हूं मैं 500 प्लस 10 इंटू DB क्या है हमारा डाया बार 10 और कितना हो गया 100, तो हो गया 600। आपको यहाँ से 600 लेंथ होनी चाहिए। अगर कॉलम है हमारा 300 का, ठीक है। तो कवर माइनस कर लेंगे 250 यहाँ बच गया। एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ। 250 यहाँ बच गया और बाकी कितना बचा हमारा 600 था ना, तो 450 नीचे डेवलपमेंट लेंथ चली जाएगी। तो ये एक चीज थी। दूसरी है हमारी जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने। मैंने कल वीडियो बताई उसमें बताया ना, जहां हमारा कॉलम का मतलब जंक्शन होता है वहां शेयर फोर्स यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो शेयर फेलियर यहाँ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम यहाँ टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कितना प्रोवाइड करना है आपने L/4, मतलब जो आपका स्पैन होगा, ये कॉलम है 2, ठीक है, बीच में L है अपना, L/4 यहां से यहां निकलेगा, L/4 यहां से यहां निकलेगा और बीच में जितने का आपका कॉलम होगा वो ऐड करना है, तो उससे कटिंग लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज थी। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा कर्टल वाल्व मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, हमारा बेंडिंग मूवमेंट यहाँ सबसे ज्यादा होता है और क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इधर हम कर्टल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम 0.15 L, मतलब L ये आ गया आपका, ठीक है, L। तो 0.15 इंटू L कर लेना है, जो वहां से इतनी जगह छोड़ देनी है, यहां से इतनी जगह 0.15 L करके, तो बीच में जो लेंथ आएगी वो आपकी कर्टल बार की लेंथ होगी। जो रोड कंस्ट्रक्शन रहती है, ठीक है, कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपका स्लम कितना होना चाहिए 20 से 40 mm आपका स्लम आना ही चाहिए। उसमें मिनिमम आपका 20 होगा और मैक्सिमम आपका 40 mm। अगर स्लम आ रहा है तो वो
कंक्रीट काम करने लायक है, उसकी मतलब वर्केबिलिटी सही है। तो अगला है हमारा कंक्रीट फॉर टॉप ऑफ कर्ब्स, मतलब जो रोड के साइड में आपने देखे होंगे कर्ब्स होती हैं, पैरापिट, पियर, स्लैब्स या वॉल, उनके लिए आपका कितना रहना चाहिए, 40 से 50 mm आपका स्लम्प आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग, मतलब कैनाल लाइनिंग कौन सी, मतलब ऐसे स्लोप में जो ऐसे देखा होगा आपने, होगा कंक्रीट किया रहता है, उसकी के लिए कितनी चाहिए होती है, 70 से 80 mm आपकी एक्सेप्टेबल होती है। वो ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपका साइड पे कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसमें आपको कितना स्लम्प होना चाहिए काम करवाने के लिए कंक्रीट का, तो आप इधर से ये वैल्यू नोट कर लो, वो आपको काम आएंगी काफी, और साइड पे भी जाके काम आने वाली हैं। अगला हमारा कंक्रीट फॉर आर्च एंड साइड वॉल ऑफ टनल्स, मतलब जो आर्च वर्क होगा कोई, ठीक है, या टनल की वॉल्स है, मतलब ये जो ये होगा गेंट्री लगी होगी, उसमें जो माल चाहिए कंक्रीट चाहिए, तो उसमें कितना स्लम्प होना चाहिए, 90 से 100 mm आपका स्लम्प आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोई भी नॉर्मल आरसीसी वर्क रहती है, ठीक है, हाई मैश या लो मैश, उसमें कितना 80 से 150 चला जाता है। मतलब अगर सरिया ज्यादा है, मतलब मैश ज्यादा है, मतलब स्पेसिंग वेसिंग कम है या जंक्शंस हैं, तो उसमें आपका 125 चलते हैं, मतलब 100 to 125 लेते हैं, और नॉर्मल आरसीसी वर्क रहेगा वहां 80 से 150 mm एक्सेप्टेबल होता है। तो नेक्स्ट आपका मास कंक्रीट होगा, मतलब ज्यादा कंक्रीट होना है, वहां आपको कम ही रखना होता है, मतलब कि उधर कितना रहता है हमारा 25 से 50 mm आपका स्लम्प वहां वैल्यू आनी चाहिए। और जो वाइब्रेटेड कंक्रीट, मतलब जिसको वाइब्रेट करना है बाद में, तो उसका स्लम्प कितना होना चाहिए, 10 से 25 mm स्लम्प होना चाहिए। और कितने टाइप के स्टीरअप जो साइड पे यूज होते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला हो गया हमारा सिंगल लेग स्टीरअप, पहले बता देता हूँ कितना होता है। सिंगल लेग स्टीरअप हो गया, 2 लेग स्टीरअप हो गया, 4 लेग स्टीरअप हो गया, और 6 लेग स्टीरअप मेनली हम मतलब साइड पे यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एक हो गया हमारा, आप साइड कंस्ट्रक्शन साइड पे जाओगे तो आप देखोगे कि एक तो स्टीरअप यूज होता है और एक टाइज, मतलब स्टीरअप हो गया हमारा बॉक्स टाइप, मतलब सेक्शन होगी जो मेन रेस्पॉन्स में परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ठीक है। और जो टाइज होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मतलब जो हमारी मेन रेइंफोर्समेंट होगी ना सीधी, मतलब दोनों साइड, अभी मैं 3D में बता नहीं सकता, जो मतलब जो मेन रेइंफोर्समेंट है उसके जो परपेंडिकुलर बार आएगा ना, उसको हम टाइज बोलते हैं। मतलब अगर लगा लो जैसे यहाँ देख रहे हो आप, मतलब सिंगल लेग को भी जो स्टीरअप है उसको वैसे ही मतलब टाइज भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ सिंगल लेग स्टीरअप, मतलब सिंगल लेग स्टीरअप हम कैसे होता है, ठीक है। हमारा एक टी बीम आ गया, कोई एक टी बीम है, ठीक है, एक स्टील रॉड टॉर ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। मतलब दोनों में जो, मतलब दोनों को पोजीशन में रखने के लिए जो हम एक मतलब सिंगल यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे सिंगल लेग स्टीरअप। और ये हमारी हुक आ गई, हुक मतलब ये डिपेंड होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे या आर्किटेक्ट पे मेनली हम यूज करते हैं 8D या 10D। डी हमारा आ गया टॉर का डाया, जैसे 8 mm का बार है तो जहाँ 10 mm का बार है उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल लेग स्टीरअप। अब आ गया 2 लेग स्टीरअप। 2 लेग स्टीरअप कैसे होगा, अभी 2 लेग स्टीरअप में क्या होगा, मतलब ये आ गया मेरा बीम की एक सेक्शन काटी हुई है मेरे, ठीक है। एक स्टील टॉर ये आ गया, अगर जैसे ले ले हम 20 mm का, ये 1 2 3 4, मतलब जो बॉक्स है सेक्शन बनेंगी वो 2 लेग होगी, मतलब जैसे देख रहे हो ये 2 लेग होगी इसकी, और ये एक हुक्स इसकी, ये हो गया हमारे 2 लेग स्टीरअप, ठीक है। अभी आ जाओ 4 लेग स्टीरअप कैसे होगा हमारा, एक बीम की सेक्शन काटी हुई है हमारे, ठीक है। तो उसमें जिसमें मतलब मिनिमम 6 स्टील बार होंगे, उसमें हम मेनली मतलब 4 लेग स्टीरअप यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये मेरा एक स्टीरअप गया, ये और ये उसकी हुक आ गई, ये हो गया 2 लेग्ड। अभी ये यहां से ये गया और ये हो गया 2 लेग, मतलब 2 लेग कितना 4 लेग स्टीरअप ये हो गया, ठीक है। अभी आगे आ जाए, ये आ गया हमारा 6 लेग स्टीरअप, ठीक है। इसमें क्या होगा, मतलब मिनिमम देखो 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें कैसे होगा हमारा, एक ये स्टीरअप आ गया, ठीक है, ये हो गया 2 लेग, और एक स्टीरअप इधर से आ गया ये और ये, ठीक है, और एक स्टीरअप आ गया हमारा ये,
तो कितना लेग स्टीरअप हो गया ये 6 लेग स्टीरअप। और इसमें हुक्स कितनी हो जाएगी अपने, ये हुक रही, एक ये, तो ये हो गया हमारा 6 लेग स्टीरअप। मेनली हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होते हैं मतलब यही सिंगल लेग्ड हो जाता है, 2 लेग्ड या टाइज हो गया या 6 लेग स्टीरअप यूज होता है। इनकी मैंने मतलब बीबीएस जो अपनी स्टीरअप की डायमंड स्टीरअप, सर्कल स्टीरअप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सब मतलब स्टीरअप की मैंने कटिंग लेंथ मतलब उसका बार बेंडिंग शेड्यूल वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो। बाकी जो हमारी साइड पे जो मेनली यूज होते हैं यही 4 टाइप के जो हमारे स्टीरअप साइड पे यूज होते हैं। बाकी इनके बार बेंडिंग शेड्यूल या वगैरह वो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो हैं उनमें देख सकते हो। प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएं। थैंक यू।